नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा अंधक रूप मर चुका था, किष्किंध कुमार मूर्छित था, अर्थात अब युद्ध की नीति की समग्र बागडोर लंका नरेश सुकेश के हाथ में थी। महानीतिज्ञ लंका नरेश ने सोचा, अकेले अग्निवेश का सामना करना असंभव है और अगर युद्ध में मृत्यु हुई तो पूरा का पूरा वानर वंश और राक्षस वंश समाप्त हो जाएगा। अतः वह मूर्छित किष्किंध के पास गया और अग्निवेश से कुछ समय की अनुमति मांगी ताकि वह किष्किंध कुमार का उपचार कर सके। गौरवशाली राजा अग्निवेश ने युद्ध के नियमों के अनुरूप लंका नरेश को कुछ समय पश्चात युद्ध के लिए आने को कहा। अग्निवेश भी महानीतिज्ञ राजा था और निहत्थे और कमजोर पड़ चुके दुश्मन पर वार करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। लंका नरेश सुकेश किष्किंध कुमार को महल में लेकर आया और वैद्यों ने उसका उपचार किया और कुछ समय पश्चात उसे होश आया और उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई अंधक रूप के बारे में पूछा। लंका नरेश और परिवारजनों का मौन देखकर किष्किंध कुमार की आंखें निशब्द हो गई और प्रलय की वायु और समुद्र की गर्जना को भी क्षोभित करने वाला रुदन स्वर पूरे अंतःपुर में गूंज उठा। किष्किंध कुमार ने कहा, हे भाई, मेरे रहते तू कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया? तेरे मरने से मेरी दाहिनी भुजा टूट गई। उस दुष्ट ने तुझ बालक पर कैसे शस्त्र चलाया? धिक्कार है उसे। इस प्रकार अपने भाई के स्नेह से दुखी किष्किंध विलाप करता रहा। लंका नरेश ने उसे शांत कराया और युद्ध की आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। दूरदृष्टि रखने वाले सुकेश ने दोनों वंश के हित में युद्ध मैदान से भागने का निश्चय किया। सुकेश ने कहा, अगर शत्रु बलवान है तो बुद्धिमान मनुष्य को कुछ समय तक छिप जाना ही बेहतर है, ताकि भविष्य में पुनः शक्ति अर्जित कर शत्रु पर वार किया जा सके। अतः परंपरा से चला आया हमारा राक्षस वंश का निवास स्थान अलंकापुर अर्थात पाताल लंका इस समय मेरे ध्यान में आया है। वह स्थान रमणीय है और शत्रु को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। इसलिए चलो मित्र, उठो, हम लोग शीघ्र ही पाताल लंका चलते हैं। जब तक यह संकट का काल है तब तक हम वहीं पाताल लंका में रहेंगे। कायरों की भांति भागना किष्किंध को जरा भी पसंद नहीं आया, पर मित्र की बात में सत्यता थी। रानी श्रीमाला ने अपने पति को समझाया, तब जाकर किष्किंध इस बात के लिए तैयार हुआ। किष्किंध और लंका नरेश दोनों अपने बचे हुए समस्त परिवार के साथ छिपकर पाताल लंका की ओर जाने के लिए चुपके से महल से बाहर निकले। लेकिन अग्निवेश के पुत्र विद्युत वाहन ने उन्हें देख लिया और वह उनके पीछे लग गया। उसे पीछा करते देख पिता अग्निवेश ने कहा, पुत्र, जिस पापी ने तुम्हारे भाई विजय सिंह को मारा वह अंधक रूप को तो मैंने मार दिया है, तो अब आगे क्या करना? और जिस मनुष्य ने रणभूमि में अपनी पीठ दिखा दी और जो रण मैदान से भाग रहा है वह तो वैसे ही मरा हुआ है। मरे हुए को अब मारकर क्या फायदा? यह बात सुनकर विद्युत वाहन का क्रोध शांत हुआ और लंका नरेश और वानर नरेश सफलतापूर्वक भागकर पाताल लंका पहुंच गए। जैन धर्म अनुसार लंका और पाताल लंका अलग अलग है। लंका राक्षस द्वीप की राजधानी हुआ करती थी, जहां पर राक्षस वंश की शुरुआत हुई, जैसा कि हमने पहले देखा। पाताल लंका का स्थान अलग वर्णित है। शास्त्रानुसार पाताल लंका पाताल में हुआ करती थी और चारों तरफ से वह समुद्र से घिरी हुई थी, जहां पर सूर्य चंद्र नहीं पर रत्नों का प्रकाश हुआ करता था। मेरे अनुसार शायद ये समुद्र के नीचे हो, पर अगर ऐसा हो तो वो वहाँ पर सारी व्यवस्था कैसे करते? किस प्रकार से उस स्थान पर पानी से बचा जा सकता था? क्योंकि निश्चय ही
विद्याधर राजा ऐसी कोई शक्ति के धारक नहीं थे कि वह पानी में सांस ले सकें। मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो कि समुद्र में कोई द्वीप पर कोई भूमिगत गुफा हो, उसको पाताल लंका शायद कहा जाता होगा। तो इस प्रकार दोनों वर्णन से यह बात सही बैठती है कि पाताल लंका पाताल में भी हो और समुद्र के मध्य भी हो, अर्थात समुद्र के मध्य में एक द्वीप हो, द्वीप के नीचे पाताल लंका हो। हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या था वास्तव में। वास्तविक सच्चाई क्या थी यह तो सिर्फ सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। खैर, हम हमारी बात पर वापस आते हैं। वानर नरेश और लंका नरेश को युद्ध में हराकर अग्निवेश को सांत्वना मिल गई। अब वानर द्वीप और राक्षस द्वीप पर अग्निवेश का राज्य था। कई वर्ष बीतने के बाद अग्निवेश ने संसार के मोह से मुक्त होने का विचार किया और अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर उसने दीक्षा ले ली और साधु हो गया। और इसी अंतराल में अग्निवेश के द्वारा नियुक्त राजा निर्घात लंका में राज्य करता था। अब राक्षस राज सुकेश और वानर राज किष्किंध पाताल लंका में निवास करते थे। कई वर्ष बीत गए। एकदा किष्किंध नरेश ने पाताल लंका से बाहर आकर पृथ्वी पर वन और पर्वतों का अवलोकन किया और उसे पता चला कि शत्रु अब शांत हो गए हैं। वह अब निर्भय होकर अपनी श्रीमाला के साथ सुमेरु पर्वत पर जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए गया। आपको याद होगा कि यह विद्याधर राजा थे, इसलिए आकाश गमन कर सकते थे। वापस लौटते समय उन्होंने दक्षिण समुद्र के पास एक सुंदर पृथ्वी का भाग देखा, जो कि नंदनवन समान सुंदर दिख रहा था। अपने विमान में बैठे किष्किंध ने अपनी बाईं भुजा पर सिर रखकर धरती को निहारती श्रीमाला से कहा, हे देवी, यह भूभाग कितना सुंदर है। फल से लदे वृक्ष और कलकल करती नदी से यह शोभायमान है। यहाँ पर यह दैदीप्यमान पर्वत की शोभा मुझे यहाँ से आगे ना जाने को कह रही है। मैं यहाँ सुंदर महल बनवाता हूँ। मेरे मन में उत्साह की तरंगें आने वाले शुभ समय का सूचक हैं। मैं अब पाताल लंका में रह रहकर ऊब चुका हूँ। श्रीमाला ने अपनी पति की बात का समर्थन किया और आश्चर्य से भरा किष्किंध बादलों को चीरता हुआ पर्वत के शिखर पर उतरा। अपनी विद्या शक्ति से उसने क्षण मात्र में स्वर्ग समान महल और नगर की रचना की। इस नगर का नाम पड़ा किष्किंध नगर और वह पर्वत कहलाया किष्किंधगिरी। श्रीमाला और किष्किंध यहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। यहाँ उनके 2 पुत्र भी हुए। एक का नाम रखा गया सूर्यरज और दूसरे का नाम रखा गया यक्षरज। और एक पुत्री भी हुई जिसके अंग उपांग कमल के समान कोमल होने से उसका नाम रखा गया सूर्यकमला। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।